हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस इसका इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सिलेक्टिव होकर के क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे दिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं तैयार हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, उसके पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाया करिए स्वयं के, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस रीड करते हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सामान्य से हैं। तो विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान कौन सा था? तो वो है अमेरिकी संविधान, ये सभी को पता होगा। और सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो वो भारतीय संविधान को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन नॉर्मल है। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो संविधान सभा के गठन का जो विचार है सर्वप्रथम रखा था M.N. रॉय ने 1934 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट बिल्कुल पूछी जाती है। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव या जो है प्रस्तावना जो है उसको जो है संविधान सभा के प्रमुख से जो है रखा था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल लाइन टू लाइन याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को स्वीकार किया गया था, जिसको जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो देखिए संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो स्वीकृत करने की डेट थी वो है 26 नवंबर 1949। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। हर कोई जो है क्वेश्चंस याद जरूर कर लेते हैं, लेकिन ये डेट जो है इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो है बहुत नियर अबाउट सब डेटे हैं, तो इसलिए जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर गलत कर देते हैं। इसलिए इनका नोट्स ज़रूर बना लीजिए और पेपर से पहले एक बार जो है क्विक रिवीजन करके ज़रूर जाया करिए। अगला, संविधान सभा द्वारा पूर्ण जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो पूर्ण भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, ना कि 1947 से। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 से जो है भारत में पूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। ये कि संविधान सभा द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब आयोजित हुई थी? तो इसकी पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन पहली बैठक थी इसके इस अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। याद रखना पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसमें महिलाओं की कितनी उपस्थिति थी? तो टोटल 9 महिलाएं इसमें जो है उपस्थित हुए थे। संविधान सभा द्वारा जो है चुने गए पहले जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके पहले स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो है चुने गए थे, ठीक है। संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था B.N. राव को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। संविधान सभा का प्रतीक जो है क्या था? तो ये था, इसका प्रतीक जो चिन्ह था वो है हाथी था। संविधान सभा के जो है मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो मुख्य प्रारूपकार थे S.N. मुखर्जी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां थीं उसको किसमें रख करके जो है सुरक्षित रखा गया है? तो उसको जो है हीलियम में जो है रख करके जो है सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो है पूर्णतः जो है हस्तलिखित है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये पूरी तरीके से जो है हाथ से लिखा गया है। इसे जो है किसने लिखा था? तो इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के पृष्ठों को जो सजाने का कार्य है वो किसने किया था? तो आप देखेंगे संविधान का जो मेन जो है संविधान है, जो मूल लिपि है, जो मूल प्रति है उसकी, तो उसका जो मेन पेज है उसमें बहुत डिज़ाइन से बना हुआ है। तो उसको जो पृष्ठ को जो सजाने का कार्य था वो नंदलाल बोस ने किया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में जो है कुल जो है 395 जो है अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हैं। आज के संबंध में जो है अगर बात करें वर्तमान संविधान में 395 जो है अनुच्छेद हैं
और करीबन करीबन 400 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन वो 395 में ही ऐड रहते हैं, ठीक है, किसी न किसी में ऐड किए गए हैं। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। याद रखना, अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी एक अनुच्छेद से संबंधित वीडियो बनाया रखा है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है संशोधन हुआ है? तो याद रखना, उद्देशिका में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को जो है याद रखना, समझ के पढ़िएगा। मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो देखिए, उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, याद रखना, ठीक है। और ये जो संशोधन हुआ है उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे संशोधन के बाद? तो उसमें संशोधन के बाद 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है के.एम. मुंशी ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं रिट्स, रिट्स को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो देखिए, उद्देशिका को संविधान की आत्मा जो है के.एम. मुंशी ने कहा है, और रिट्स को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में कितनी बार जो है न्याय की व्यवस्था की गई है? तो उद्देशिका में जो है कितनी बार जो है न्याय की व्यवस्था की गई? तो इसमें जो है 4 प्रकार की जो है न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक जो है न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, नहीं, इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, याद रखना, उद्देशिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में जो है कितने प्रकार के जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो उद्देशिका अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? तो उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किसने जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी? तो संविधान सभा में जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इनका मानना था कि देश में जो है एजुकेटेड लोगों की संख्या बिल्कुल कम है, तो ये लोग बिना जो है एजुकेशन के, बिना वोट को समझे, इनकी वैल्यू को समझे कैसे वोट डाल सकते हैं, इसलिए जो है ये चाहते थे कि 15 साल के लिए जो है इसको स्थगित कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और जो है राजेंद्र प्रसाद जो है इसको बहुत अच्छे से जो है इसको जो है वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे, ठीक है। चलिए, भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत में जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 26 नवंबर को, याद रखना, डेट कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में संविधान दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये है 2015 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकृत है, तो भारत राष्ट्रीय जो है ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गान जिसे जनगण मन कहते हैं, तो ये राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकृत कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को जो है कब स्वीकृत किया गया था? यह है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माण के संबंधित कार्य समितियां और इनके अध्यक्षों के नाम याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए, संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये है बी.आर. अंबेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। और टोटल इसमें कितने सदस्य थे? बी.आर. अंबेडकर को मिला करके जो है अन्य 6 सदस्य थे। तो इसमें जो है 7 टोटल प्रारूप समिति में सदस्य थे। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको कुल पूछा जाए तो 7 सदस्य थे। अगर आपको जो है केवल जो है बी.आर. अंबेडकर के साथ जो है अन्य कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है 6 सदस्य थे। बिल्कुल याद रखना।
मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी बनाई गई थी, इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ये डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। याद रखना, राज्यों से समझौता संबंधित जो है समिति के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, ये है जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और राष्ट्र ध्वज समिति जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये है राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया गया था, तो मैंने बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके साथ 6 अन्य जो है सदस्य भी थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिया है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 थे। 1 + 6, 1 एक जो है मतलब अध्यक्ष और 6 जो है अन्य सदस्य हो गए। ठीक है। अन्य देशों से लिए गए प्रावधान, हमारा जो है देश जो है हमारा जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है वो 60 अन्य देशों से लिए गए जो है संविधान की कॉपी है। ठीक है। तो ये 60 जो है देशों से लिए गए प्रावधान जो लिए गए हैं, अन्य देशों के संविधान से जो प्रावधान लिए गए, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रावधान थे वो यहाँ पे दिए हैं। बस इतने प्रावधान आपको याद करने होंगे, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्रिटेन से लिए गए जो है प्रावधान कौन से थे, तो संसदीय जो है शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये दोनों लिए गए हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ये लिया गया है और मंत्रिमंडल प्रणाली ये ली गई है। तो ये 4 जो है प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो शक्तियां हैं भारत में संविधान में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्र संविधान की सर्वोच्चता जो है इसको जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये प्रक्रिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है और मूल अधिकारों से संबंधित ये पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से जो लिया गया है वो है राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था और संघ राज्यों के बीच में जो है शक्ति विभाजन किस प्रकार से होता है, ये कनाडा से लिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे कहते हैं DPSP अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो यहीं से लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ खास लोगों के लिए जो है व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो ये प्रावधान भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो है समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से जो है लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन और पूर्व सोवियत संघ से जो लिया गया है मूल कर्तव्य। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर आयोग जिसका गठन हुआ था 1948, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन नहीं करने की सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं इस तरीके से आप केवल सुनिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों का पॉलिटी नहीं तैयार है वो बस इस माध्यम से चलते जाए। और मेरे जो है पुराने वीडियोस मैं हमेशा जो है एक टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस बनाता हूं। जैसे कि मैंने DPA राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है। ठीक है। रिट से संबंधित एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है। मूल अधिकारों से संबंधित एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है। इस तरीके से मैं वीडियो जो है एक बेसिकली जो है एक टॉपिक टू टॉपिक बनाता हूं। उसके साथ ये वीडियोस भी जो आज मैं करा रहा हूं उसको भी देखिए। ठीक है। और इसके पर्सनल नोट्स बनाइए। चीज़ों को जो मैं बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको सुनिए। और जो मैं फैक्ट्स ये बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल मान के चलिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी में कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग, मतलब कि राज्यों के पुनर्गठन की जो है सिफारिश नहीं की थी। और पहला आयोग कौन सा था, या भाषा के आधार पर जो है गठित पहला आयोग कौन सा था, ये धर आयोग था। उसके बाद जो है अगला आयोग बनाया गया था GVP जो है समिति, ये भी अगला आयोग था 1948 में। इसने भी जो है राज्यों के आधार पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद अगली बनी थी फजल अली 1953 में। इसके आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। याद रखना, किस आयोग के माध्यम से जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, फजल अली आयोग। इसका जो है स्थापना कब हुई थी, 1953 में। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिकली इसी तरीके से पढ़ना है आपको। अनुच्छेद 3 जो है इसमें एक लाइन जो लिखी गई है, संसद को नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति है।
वर्तमान राज्यों के क्षेत्र जो सीमा का परिवर्तन करने की शक्ति है, उसका नाम परिवर्तन करने की शक्ति है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नए राज्यों के निर्माण करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 3 से दिया गया है। ठीक है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किस भाग से संबंधित है, तो ये भाग 2 से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से 11 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो नागरिकता से संबंधित है। और मूल अधिकारों से संबंधित जो है कौन सा भाग है, तो ये है भाग 3, और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो दिए गए प्रावधान है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। और ये बिल्कुल लाइन टू लाइन याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मूल अधिकारों से। देखिए, पहले मैं बता देता हूं कि मूल अधिकारों से संबंधित ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। मतलब आप कोई भी अन्य बुक जो है उठा लीजिए, कोई बड़ी शॉर्ट मतलब सब्जेक्टिव बुक उठा लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव बुक उठा लीजिए, आपको उतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मूल अधिकार से संबंधित जो है एक भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस शायद उसमें नए मिलेंगे, तो उस ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वीडियो अब तक जो है आपने देख लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, अब चलिए मूल अधिकारों से संबंधित कुछ बेसिक जो है पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चन अक्सर अनुच्छेद से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो समानता का अधिकार जो पहला अनुच्छेद आता है वो समानता का अधिकार है, वो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। याद रखना, 14 से 18 का संबंध है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आधार और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। याद रखना, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) जो है ये प्रावधान कहता है कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए व SC/ST वर्ग के समुदाय के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लॉज जो 15(4) दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम्स में जब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) दे देगा। अक्सर जो है जल्दबाजी में याद करने के चक्कर में ये चीज़ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें नहीं मतलब ध्यान नहीं देते आप, और ये क्वेश्चंस गलत कर देंगे। इसलिए याद रखना, SC/ST या पिछड़े वर्ग के जो है समुदाय के लिए विशेष जो है उपबंध की बात कही गई है वह 15(4) में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 16 का संबंध है माफ कीजिएगा एक सेकेंड, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बिल्कुल जिस तरीके से लिखा है बस याद कर लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 जो कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है 19 अनुच्छेद जो है 19(1)(a) में संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 का संबंध है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि देता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। याद रखना, 6 से 14 की बात कही जा रही है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन के लिए। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के बलात्श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिशत नहीं प्रतिषेध ही होता है। प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिटेड मतलब जो है मना होता है। दुर्व्यापार का मतलब है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, पर रोक लगाई गई है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान आपको मिलते हैं वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच मिलते हैं। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 का संबंध है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 का संबंध है किसी विशेष धर्म को कर देने की स्वतंत्रता। ठीक है, और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ये किस प्रावधान से दिया गया है? तो ये केशवानंद भारती वाद में ये दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। अनुच्छेद 32 का संबंध है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं रिट्स, और रिट्स से संबंधित एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। टोटल 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, ध्यान रखना, टोटल 5 प्रकार की रिट्स हैं और रिट्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रिट्स से संबंधित जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उतना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक उठाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन जबरदस्ती के रिपीटेड होंगे, आपको और कहीं ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो रिट संबंधी जो प्रावधान है वो आपको मिलते हैं अनुच्छेद 32 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत है, वो है उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो है ये रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ये मूल अधिकारों के संबंध में जो है रिट जारी करता है, ध्यान रखना। उच्चतम जो है न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित जो है रिट जो है जारी करता है, ठीक है। और हाईकोर्ट की जो रिट का प्रावधान है वो अनुच्छेद 226 में दिया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है ये उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख मिलता है, तो 5 प्रकार की रिट का उल्लेख मिलता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है ये बिल्कुल नाम याद करिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा नहीं प्रेक्षा है, ध्यान रखना। इसमें अधिकार परीक्षा कभी कभी हमेशा गलती कुछ ना कुछ हो ही जाती है, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 जो है संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो संविधान संशोधन द्वारा जो है किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो वह है अनुच्छेद 32 को एग्जाम्स में पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है वो किस है, तो ये भाग 2 से संबंधित। भाग 3 जो है ये किससे संबंधित था, ये मूल अधिकारों से संबंधित है। और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPSP कहते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, याद रखना। 36 से 51 तक का जो संबंध है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों का विचार जो है किस देश से लिया गया था, तो मैंने पहले भी बताया, तो ये जो प्रावधान लिया गया था ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचली अदालतों के द्वारा जो है इसे लागू नहीं कराया जा सकता, याद रखना। ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारे जो है DPSP से जो प्रावधान लिखे गए हैं वो अगर यहाँ पे लागू नहीं हो रहे किसी जो है राज्य में, तो वो न्यायालय चले जाओ, कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए, ठीक है। राज्य के DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसने दिया था, तो ये कथन है KT शाह का, ठीक है। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता जो है प्रावधान किया गया है, यह है अनुच्छेद 39 का में। ग्राम पंचायत का संगठन जो है ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान ये है अनुच्छेद 44 में। नशीले पदार्थ पर रोक लगाने का प्रयास करना ये किससे प्रावधान है, अनुच्छेद 47 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना। दुधारू पशु जो है वध पर रोक लगाने का प्रावधान है ये अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण जो है संबंधी जो है प्रावधान जो है किए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 48 का में किया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है ये किस भाग से संबंधित है, ये भाग 4 का से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का से संबंधित है। मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे ये किस जो है किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इन्होंने जो है टोटल 8 जो है मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी मूल संविधान में, तो ये टोटल थे 8 जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, सिफारिश की थी। लेकिन संविधान में जो पहली बार मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो टोटल जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, 11, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना। अब देखिए 10 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे। और 11वां जो मूल कर्तव्य था इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था।
संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है, ये किसमें शक्ति निहित होती है? ये राष्ट्रपति में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जैसी लाइन लिखी है सेम टू सेम याद रखना। एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है, या लोकसभा के अध्यक्ष में निहित होती है, उपराष्ट्रपति? तो आपको आंसर देना है राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है। राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया आजमाई जाती है? तो इसके चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप का मतलब एक प्रत्यक्ष हो गया, एक अप्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष रूप में जनता जो है इन्वॉल्व रहती है, वोट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा जो चुने गए नुमाइंदे होते हैं, जो होते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है शब्द याद रखना। और इसमें जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है। तो क्वेश्चन देखिए 3 रूप में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है ये चुनाव जो है होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग कौन कौन लेते हैं? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना, इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत का मतलब है कि राज्यसभा में 12 जो है लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है, उनको हटा दिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें विधान परिषद नहीं है। याद रखना, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो याद रखना, चीज़ों को कंफ्यूज मत होइएगा। निर्वाचन प्रक्रिया में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, याद रखना। और इसमें जो यूटी जो संघ राज्य क्षेत्र के 2 जो है विधानसभा है, दिल्ली में और पौंडीचेरी, ये 2 जगह विधानसभा है, और इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो कौन किसके समक्ष लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य व्यक्ति को चुनता है इस कार्य के लिए। ये दोनों लाइन याद रखना। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो ये त्यागपत्र लिख सकता है, संबोधित कर सकता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाए तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। ये आर्टिकल बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का जो आधार है वो क्या है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है उसका केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है ये कहीं पे भी पेश किया जा सकता है, मतलब इससे संबंधित जो प्रावधान है मतलब कहीं पे भी लगाए, संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है ये लगाया जा सकता है ये आरोप। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ये लोकसभा को तभी भंग कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसकी सिफारिश करे कि ऐसा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कहे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तभी ये कर सकता है। याद रखना, लोकसभा को भंग उसकी स्वविवेक शक्ति नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका मन किया तब कर सकता है, केवल सिफारिश के आधार पर ही वो लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो है विवादों की जांच की जाती है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसकी जांच होती है, याद रखना। और उस सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, तो याद रखना नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है एसएससी और यूपी SSS जैसे एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 राष्ट्रपति हैं जिन्हें जो है अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है, तो वो कौन कौन से हैं? तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, नाम याद रखना। राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है।
तो ये किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 74। लाइन टू लाइन याद कर लेना। राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रपति जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हैं, उन सभी शक्तियों का वो इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करता है। मंत्रिपरिषद उसको लिखित में देगी, मंत्रिपरिषद उसको बताएगी कि ये कर लो, मंत्रिपरिषद बताएगी कि ऐसे करना है। मंत्रिपरिषद के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। मतलब कुछ कर सकता है लेकिन उसके स्वविवेक पर भी यह रहता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद याद कर लेना। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो ये लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति है, ना कि संसद के प्रति। कई बार एग्जाम्स में जब मैंने देता था तो संसद ऑप्शन दे देता था, लोकसभा नहीं, तब तो आप संसद मार्क करिएगा, ठीक है, लेकिन आयोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देगा। लेकिन अभी अगर आपसे सही क्वेश्चन पूछा जाए तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है, याद रखना। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जितनी संख्या होती है, कुल संख्या, प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15% से मंत्रिपरिषद में जो है संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इस समय है 545 टोटल जो है लोकसभा में कुल सदस्य संख्या, और इसका अगर 15% निकालें तो इसका 15%, 15 + 75, करीब करीब मान लीजिए 80 के अंदर जो है सदस्य संख्या होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद टोटल जो होंगे सदस्य वो 80 होंगे। ठीक है, चलिए, भारत का महान्यायवादी संबंधी जो है प्रावधान जो है ये किस में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 76 में जो है ये प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स बिल्कुल सेम टू सेम आर्टिकल ही पूछेंगे। महान्यायवादी का जो है प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 76 में। अब महान्यायवादी होता कौन है? तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी और महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो याद रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति और कैग की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो सब राज्यपाल के संबंध में तो सबको पता होगा, ये 3 कंफ्यूज करने वाला होता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। याद रखना, प्रसाद पर्यंत पद के मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन कैग जो होता है, याद रखना, कैग जो है राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है लेकिन इसको हटाना इतना आसान नहीं है। ये प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। ठीक है, इसको लोकसभा में उसी तरीके से, उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को बुलाता है ये राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल भी। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है? ये अनुच्छेद 108 में किया गया है। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 118, याद रखना, 118 क्लॉज 4 के तहत जो है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष और बुलाता है राष्ट्रपति। अब तक कुल कितनी बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? तो अब तक जो है टोटल 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। और पहली जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी, किस चीज के लिए बुलाई गई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जो है पहली बैठक जो है बुलाई गई थी। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, संयुक्त बैठक में कोई भी बिल पास नहीं होता। मतलब अगर जो है लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल में मतभेद की स्थिति बनती है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, एक जो हॉल में सब लोग बैठते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, और इस बिल पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर जो है संयुक्त बैठक में कोई भी बिल जो है मतलब एक तरीके से पास नहीं किया जा सकता। फिर अपनी अपनी जगह जाइए, लोकसभा और राज्यसभा में जाइए, और फिर पुनः जो है मतभेद की स्थिति को समाप्त करके फिर अब पुनः जो है वहाँ से बिल पास कीजिए। तो याद रखना, संयुक्त बैठक में कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है, याद रखना। ठीक है,
राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो नामांकन करता है वो कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति जो है विधि संबंधी प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर कोई विधि संबंधी जो है प्रश्न से संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछना या उसके जवाब चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है इससे जो है सवाल मतलब जवाब मांग सकता है, तो अनुच्छेद परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 में ये प्रावधान किया गया है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करता है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। और अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रावधान, अनुच्छेद, और ये पूरी लाइन टू लाइन याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो किस में दी गई हैं, तो अनुच्छेद 72 में ये जो है क्षमादान शक्तियों का जो है प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है, तो अनुच्छेद 123, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश कब जारी किया जा सकती है, तो अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन जो है चल ना रहे हों या फिर एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखिए संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और जब इन दोनों सभा से जब कोई चीज़ बिल पास होगा तभी जो है वो मतलब कानून बनेगा। और जब एक जो है मान लीजिए लोकसभा बैठी है, मतलब राज्यसभा बैठी है, राज्यसभा को तो भंग नहीं किया जा सकता, तो लोकसभा भंग है, राज्यसभा चल रही है, तो लोकसभा में जब तक बिल जाएगा नहीं तो पास नहीं होगा तब तक कैसे, तो अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति मौजूद हो जाए कि कानून बहुत जल्दी बनाना है और ऐसी स्थिति के लिए अध्यादेश जारी किया सकता है, तो यह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति की जो है 3 प्रकार की वीटो शक्तियां, याद रखना राष्ट्रपति को जो है 3 प्रकार की वीटो शक्तियां मिली है। ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां कौन कौन सी है, अत्यंतिक वीटो शक्ति जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, देखिए एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। निलंबनकारी मतलब सस्पेंडेड, ठीक है, डेड। और पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में रख लेना, जेब में। एब्सोल्यूट वीटो में मतलब यह है कि कोई चीज़ जो है विधेयक मतलब कोई राष्ट्रपति के पास बिल आया तो उस पर हाँ करना या ना करना। सस्पेंडेड का मतलब है कि बिल्कुल ही ना कर देना, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि जेब में धर लेना, रख लिया अपने आप, ठीक है। चलिए, और अगर इससे संबंधित जो है अगर क्वेश्चन आपको जानना है तो राष्ट्रपति से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, प्रेसिडेंट से संबंधित पूरा मतलब एक टॉपिक अपलोडेड है, ठीक है। उसमें जा करके आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो वीडियो देख लेंगे तो प्रेसिडेंट से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित आपको कभी भी कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसको एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, जरूर एक बार, ठीक है। पहली बार जो है पॉकेट वीटो शक्ति का जो है प्रयोग किया गया था, तो ये किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, तो पहली बार जो पॉकेट शक्ति का वीटो का प्रयोग किया गया था तो ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। और किस जो है संशोधन विधेयक पर किया था, तो भारतीय डाकघर जो है संशोधन विधेयक पर किया था 1986 में, ठीक है। आत्यंतिक वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये आत्यंतिक वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारत का जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं हम कैग, ये प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 148, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना अपने आप को, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। कैग का जो कार्यकाल होता है जिसे कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो कैग का जो कार्यकाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से जो भी व्यक्ति जो है पूरी कर ले, 65 वर्ष की पूरी हो गई तो उसको हट जाएगा, और 6 वर्ष का पूरा हो गया तो हट जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत मिलता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। और उप राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का पदेन सभापति होता है, ये कहाँ पे लिखा गया है, तो अनुच्छेद 64 में ये प्रावधान किया गया है। और राज्यसभा की जो है कार्यवाहियों की जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये प्रावधान किसके अंतर्गत हुआ है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। इसका गठन कब हुआ है, 1952 में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित की गई थी 250 सदस्यों की संख्या अधिकतम है, और इस समय जो है कितनी है, 245।
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो है कर सकता है वो है 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के जो 1/3, ध्यान रखना 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो है कितने वर्ष में जो है मतलब अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। तो या तो इनमें से दो में से कोई भी ऑप्शन जो है मतलब क्वेश्चन मार्क में दे देगा। ठीक है, तो याद रखना 1/3 सदस्य 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, संसद को नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का जो अधिकार मिला है वो किस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत मिला, तो वो है अनुच्छेद 312 के तहत। लोकसभा के गठन का जो प्रावधान है वो मिलता है अनुच्छेद 81 के तहत, और धन विधेयक संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो बिल्कुल अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाए। तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, और वित्तीय विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक जिसे कहते हैं अनुच्छेद 110 में, और वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117, ये केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। मैंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको चीज़ों कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ें जो है आपको नोट्स तो मिलते हैं या बुक में पढ़ते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किस में पेश होता है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं इसको जो है यहाँ पे पेश करूँ। ठीक है, तो देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक, याद रखना धन विधेयक और वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, मतलब संसद में नहीं। मतलब संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी जगह पेश नहीं कर सकते, केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, मतलब धन विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। बाकी सभी, चाहे वो साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, अगर वित्त विधेयक हो कोई पेश हुआ है या साधारण विधेयक पेश हुआ है, इस संबंध में जो है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। लेकिन धन विधेयक है अगर और संविधान संशोधन विधेयक है तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। याद रखना, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के तहत। ठीक है, चलिए। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक ही समय में संसद का भी सदस्य नहीं हो सकता या राज्यसभा के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसे कितने दिनों के अंदर, याद रखना, कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा जो है संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो यह सीट खाली करनी होती है उसे 14 दिन के अंदर, याद रखना। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में मत पड़ने के बाद, जब बराबर का मत पड़ जाए, मतलब पक्ष, मान लीजिए टोटल जो है वोट जो है 50-50 पड़े, पक्ष में 50 पड़े, विपक्ष में 50 पड़े, तो जो निर्णायक मत होता है वो कौन देता है? तो 51वां जो है, जो 50 यहाँ तो टोटल 100 हो गए, तो 101वां जो वोट होता है वो कौन डालेगा? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। तो पक्ष और विपक्ष के में मत के बराबर होने की दशा में वो निर्णायक मत देता है, यह है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या बतानी है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम जो है कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा में जो है शक्तियां बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। उसको जो है लोकसभा से पेश होने के बाद, पास होने के बाद, बिल को पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा भेजा जाता है, और धन विधेयक को वो 14 दिन तक जो है अपने पास अधिकतम होल्ड करके रख सकती है। 14 दिन के अंदर उसे पास करके उसे भेजना होता है। अगर उसे पास नहीं भी किया तो भी उसे पास माना जाएगा। उसको 14 दिन से ज़्यादा होल्ड करके रख लिया तो भी उसे पास माना जाएगा। मतलब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास शक्तियां बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी निर्धारित है? तो ये 552,
और वर्तमान में कितनी है 545 इसकी संख्या, 545 वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या है। ठीक है, किस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है? तो याद रखना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। धन विधेयक को जब पेश किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये धन विधेयक है, इसे पेश किया जाए कि नहीं। वित्तीय विधेयक और धन विधेयक जैसे जो है विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, और किस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती? तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में होते हैं। संविधान संशोधन, तो याद रखना संविधान संशोधन जैसा विधेयक को मतलब पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। ठीक है, धन विधेयक को जो है किस सदन में पेश किया जाता है तो इसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक जो है हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में जो है पहली संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इससे पहले जो है इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, और संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें नहीं है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? अनुच्छेद 368 से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है विधेयकों पर, ये याद रखना। ठीक है, संविधान में बजट जो है शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। याद रखना, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। इसकी जगह किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 112 से। तो हम कह सकते हैं बजट जो है एक तरीके से उल्लेख किस में मिलता है? तो 112 में ये उल्लेख मिलता है। भारत की एक संचित निधि होगी, ये किस आर्टिकल से जो है प्रावधान है? तो ये आर्टिकल है 266, अनुच्छेद 266 में ये प्रावधान किया गया है। भारत की एक संचित निधि होगी, इसका संबंध 266 से है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी विपक्षी सदस्य द्वारा कितने सदस्यों के अनुसमर्थन द्वारा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव को सबसे पहले कहां पेश किया जा सकता है? तो आप लोग बहुत लोग ये कर देंगे कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और विपक्ष द्वारा कितने सदस्यों का अनुसमर्थन की जरूरत होती है? तो इसमें टोटल 50 सदस्यों की अनुसमर्थन की जरूरत होती है। लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से। बिल्कुल याद कर लीजिए। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल 30 सदस्य हैं, सिर्फ लोकसभा से। याद रखना, टोटल 30 सदस्य लोकसभा से है प्राक्कलन समिति। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो यह नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करता है। राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन जो है किसने दिया था? तो यह सरोजिनी नायडू ने यह कथन दिया था। अब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये जो है प्रावधान किस संविधान संशोधन? तो ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश शक्तियां जो मिली हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली हैं? तो अनुच्छेद 213 के तहत। देखो 123 जो है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है 213। याद करने के लिए सिंपल है, 213 123। ठीक है, उल्टा फुल्टा बस वर्डिंग क्या है तो याद रखना। ठीक है, राज्यपाल को जो है सहायता और सलाह देने के लिए है एक राज्य मंत्री होगा, एक राज्य जो है मंत्री परिषद होगी। ये प्रावधान कहां पे दिया है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 163 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 74 में जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के संबंध में है। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। यह प्रावधान किस में है? तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 164 में।
ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। संसद जो है विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति करने के लिए विधि बना सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नई जो है विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन हो या उसको समाप्त करना हो, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रावधान है अनुच्छेद 169। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लेना ये आर्टिकल, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बड़े से बड़े मतलब आईएएस का एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे एसएससी के एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे यूपी SSSC के एग्जाम में बैठ जाए, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महाधिवक्ता। सर्वोच्च अधिकारी महाधिवक्ता कह रहा है, सर्वोच्च विधि अधिकारी एक तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित जो है प्रावधानों को देख लेते हैं। तो विधानसभा जो है वो अनुच्छेद 170 में दिया गया है। इसकी अधिकतम संख्या है 500, न्यूनतम संख्या है 60। ये बिल्कुल याद कर लेना, न्यूनतम संख्या बहुत पूछा जाता है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसका जो है प्रक्रिया होती है। सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ पे विधानसभा है, वो कौन सी है? दिल्ली और पौंडीचेरी। ये दोनों संघ राज्य क्षेत्र के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब आते हैं हम विधान परिषद की ओर। विधान परिषद जो है ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 171 में, और न्यूनतम संख्या इसकी 40 बताई गई है। और अधिकतम संख्या जो है ये विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल लाइन टू लाइन याद कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव जो है इसका होता है, निर्वाचन होता है, और सदस्यता के लिए 30 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। कितनी राज्यों में विधान परिषदें हैं? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विधान परिषदें हैं वो है 6 राज्य। पहले जो है थी 7 राज्य। एग्जाम में हो सकता है कि पहले पूछ लें। तो देखिए 7 राज्य पहले थे, अब है 6 राज्य। कौन सा एक राज्य हटा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को जो है राज्य की श्रेणी से हटा करके इसको तोड़ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश, अब याद रखने वाली चीज है कि 6 राज्य कौन से? तो उत्तर प्रदेश, बिहार आपको याद रखना है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 जगह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है वो किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। गॉडगिल फार्मूला मतलब ऐसा कोई बस कि उस राज्य का जो है आर्थिक स्थिति देखी जाती है ना, वो राज्य किस जगह पे स्थित है, मतलब पहाड़ पे है कि नॉर्मल एरिया पे है, बाढ़ वाला एरिया है ना, उसका जो है इकोनॉमिक जो है स्ट्रक्चर देखा जाता है। इस तरीके से जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया। अगर कोई भी राज्य विशेष राज्य के दर्जे में शामिल हो जाता है तो 90, मान लीजिए कि उसे जो है 100 करोड़ रुपए मिले, याद रखना 100 करोड़, अगर उसे राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए मिले तो 90 करोड़ रुपए तो उसे माफ हो जाते हैं। सिर्फ केवल 10 करोड़ का ऋण होता है, याद रखना। तो 10% केवल ऋण होता है, और 90% जो होता है अमाउंट वो एक तरीके से जो है उसका जो है उसको जो है मिलते हैं राज्य को, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था असम। 1969 में जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था इसे, असम को। और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तो वो उत्तराखंड, जिसे 2001 में टोटल विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो टोटल है 10, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो याद रखना, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 269 में। और इसके गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई? तो भारत के संविधान में जो है एकीकृत न्याय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ है 28 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज चीजें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, इतना आपने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको पसंद ना आए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। मतलब ये तैयार किया है तो आप निडर होकर के एग्जाम में जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको तैयार नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत है और आपको याद करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अपने ऑफलाइन बैच में भी यही कहता हूँ कि बच्चों, पढ़ाई करो, ज्ञान के लिए मत पढ़ो। आपको पेपर पास करना है तो उस चक्कर में पढ़ो कि जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतना पढ़ो। क्योंकि अगर ज्ञान के चक्कर में पढ़ेंगे, 2-4 साल, अगर 5 साल पढ़ाई में टिक गए तो फिर ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा।
और 1 साल 2 साल केवल अपना तैयारी इस पक्ष से करो कि हमको पेपर निकालना है, और पेपर में क्या आता है, कितना आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बताता जाता हूं कि ये चीज़ पढ़ लीजिए। मैंने यहाँ पे जितना भी कुछ दिया है इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो याद करना ही करना है। मैं ये मान के चलता हूं इतना आपको याद करना ही करना है। इसके अन्य भी कुछ हो सकता है, वो मैं आपको पर्सनली अलग से वीडियो बनाता रहता हूं, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है, और हाईकोर्ट का जो प्रावधान है वो 216 में दिया गया है। ये दोनों आर्टिकल रट लो। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से, याद रखना सुप्रीम कोर्ट, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश करेंगे। और हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश जितने भी होते हैं, हाई कोर्ट के जो है राज्यों के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनसे परामर्श लेकर के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये याद रखना, इतना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के, अब चूंकि मुख्य न्यायाधीश तो नियुक्त हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज करने वाला चीज नहीं है। ठीक है, अब अगर न्यायाधीशों की अर्हताओं से संबंधित देखे जाए तो न्यायाधीश बनेंगे कैसे, तो हाईकोर्ट में न्यूनतम 5 साल का जो है न्यायाधीश रहा हो। याद रखना, न्यूनतम 5 साल जो है हाईकोर्ट में न्यायाधीश जज रहा हो, या फिर जज ना हो तो 10 साल तक जो है एडवोकेट रहा हो। ठीक है, अगर हाईकोर्ट की हम बात करें तो न्यूनतम 10 साल तक जो है यह न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है, 10 साल तक न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर हाईकोर्ट में न्यूनतम 10 सालों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तब इस जो है हाईकोर्ट का जो है जज इसे नियुक्त किया जाए। अब जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो है इनकी जो आयु है वो है 65 वर्ष की आयु तक ही है, और 62 वर्ष की आयु तक जो है ये हाई कोर्ट की है। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो हाई कोर्ट की टोटल संख्या है वो है 25। अब ये बिल्कुल रट लेना, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं जो जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्यों पे है, तो वो है 6 राज्य, 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्यों पे है। मतलब एक राज्य जो एक उच्च न्यायालय है और 2-3 राज्य उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, केवल मूल अधिकारों से संबंधित जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब यहां इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों से संबंधित केवल जो है रिट जारी करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट, टोटल 5 प्रकार की रिट। और रिट से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको जरूर से जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। और मूल अधिकारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी अगर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है तो वो दिया गया है हाई कोर्ट को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के पास रिट संबंधी जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। तो याद रखना, कई बार बेसिक ऐसा क्वेश्चन जो है कथन और कारण से पूछ सकता है कि हाई कोर्ट के पास जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा रिट अधिकारिता है, तो आपको जवाब देना है हाँ, रिट अधिकारिता उसके, क्योंकि वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, न्यायाधीशों को अगर हटाए जाने की प्रक्रिया की बात कही जाए तो न्यायाधीशों के हटाए जाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो कहां पे मिलता है, तो ये अनुच्छेद 224(4) में मिलता है। याद रखना, क्लॉज 4 में मिलता है। मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान की अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या की शक्ति मिली है, तो ये किस अनुच्छेद से मिली है, तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 से ये उसको शक्ति मिली है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है कितने न्यायाधीश है, तो याद रखना, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने और न्यायाधीश हैं, तो याद रखना टोटल न्यायाधीश हैं 34, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य जो है न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है ये वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद कर सकती है, ना कि राष्ट्रपति। अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है
मतलब राष्ट्रपति के पास जो है ये न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति नहीं दी गई है, संसद के पास ये शक्ति है। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में अब तक जो है कितनी बार जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है, तो टोटल जो है अब तक 6 बार वो संख्या बढ़ा चुकी है और इस समय टोटल है 34, मतलब कह सकते हैं 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम महिला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी, तो पहली जो महिला न्यायाधीश थी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, तो यह है श्रीमती लीला सेठ। ये कहाँ की थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये बनी हुई थी। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन यहां हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास है। तो याद रखना, हाई कोर्ट के संबंध में जो न्यायाधीशों की वृद्धि करने की संख्या है वो राष्ट्रपति को मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीजों को कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है, तो वो कौन करता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी जो बेंच है वो किस केस में बैठी थी, तो केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में ये केस था। इसमें 13 जजेस की जो है बेंच बैठी थी। याद रखना, 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती मामले में। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी, तो वो दूसरी जो अगर सबसे बड़ी बेंच की बात करें तो वो है गोलकनाथ केस में 1967 में 11 न्यायाधीश की। तो अब देखिए समझने की चीज है, दोनों को दिमाग से पढ़िएगा। तो यहां पे देखिए एक केस है 1973 में और दूसरे की बात कर रहे हैं 1967 में। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार जो है सबसे बड़ी बेंच कौन सी बैठी थी, है ना, पहली बार, तो वो 11 जजेस की बैठी थी 1967 में गोलकनाथ केस में। दूसरी बार बैठी जो केस थी वो सबसे बड़ी हो गई, उसमें 13 जजेस बैठे और केशवानंद भारती के मामले में। तो ये चीज़ों को याद रखना, अपने दिमाग में बनाए रखना। भारत में जो जनहित याचिकाएं हैं इसका जनक माना जाता है, तो पीएन भगवती को जो है जनहित याचिकाओं का जनक माना जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं एनजीटी, तो इसकी स्थापना वर्ष बताना है, तो ये 2010, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रावधान थे वो किसने दिए थे, तो ये लॉर्ड रिपन ने दिए थे, 1882 में दिए थे। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। और ये पंचायती राज से संबंधित एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन की सिफारिश की थी, तो ये बलवंत राय मेहता ने, जो कि 1957 में जो है समिति बनी थी, इन्होंने जो है सबसे पहले त्रिस्तरीय जो है पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। और अगर हम बात करें द्विस्तरीय पंचायत के गठन की बात कही जाए तो वो अशोक मेहता समिति ने की थी 1977 में। यहाँ देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट, ये वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। देश में पहली जो है त्रिस्तरीय जो है पंचायत का उद्घाटन किया गया था, तो ये उद्घाटन किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका उद्घाटन हुआ था 2 नवंबर 1959 में, 1959 को हुआ था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो संविधान जो संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित था। ठीक है, ये 1992 में इसको दिया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का जो है किस भाग से संबंध है, तो भाग 9 से संबंधित है, अनुच्छेद 243। तो देखिए अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने भाग कम ही बताए हैं, भाग जितने इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वही मैंने आपको दिए हैं। आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 243 का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का आरक्षण देना अनिवार्य किया गया है। ये किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत। तो ध्यान रखना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है नोटिस होने वाली, इसमें ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। पंचायती राज क्षेत्र में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ एससी और एसटी और महिलाओं को आरक्षण इसमें दिया गया है। और अगर हम बात करें कि महिलाओं को आरक्षण जो है कितना मिला है, तो कम से कम 1/3 स्थान दिया गया है महिलाओं के लिए। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम जो है कितने सीटें आरक्षित होनी चाहिए, तो कम से कम 1/3 जो है स्थान आरक्षित होना अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायत में जो चुनाव लड़ने की आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए टोटल 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है,
राज्य वित्त आयोग का संबंध है तो ये है अनुच्छेद 243I, राज्य वित्त आयोग से संबंधित। राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित है तो अनुच्छेद 243K। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये संवैधानिक दर्जा दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 73वां जो है संबंधित है वो है पंचायती राज से और 74वां संबंधित है नगर पालिका से। और 73वां जो संबंधित है वो भाग 9 से है और ये भाग 9 का से संबंधित है, नगर पालिका, याद रखना। ठीक है। राष्ट्रपति का जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो संविधान के साथ धोखा है, ये कथन दिया गया था हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। एसएससी और ट्रिपल एससी में ये खास तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देश में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो देश में कुल जो है 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और वो 3 प्रकार कौन है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये 3 है, ये तीनों नाम याद करना, आर्टिकल भी याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंधित है 352 से और राष्ट्रपति शासन जो है ये 356 से संबंधित है और 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है अनुच्छेद 352 से, याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 आधार पर लगाया जाता है, युद्ध के आधार पर या फिर किसी अन्य देश के साथ बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। यह याद रखना, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, आंतरिक विद्रोह की बात नहीं हो रही है। तो याद रखना ये लाइन जो है, आंतरिक विद्रोह की बात नहीं हो रही है, तो याद रखना आंतरिक विद्रोह के आधार पर नहीं है। पहले आंतरिक विद्रोह के आधार पर था, अब इसे हटा दिया गया है। अब पहले ये आंतरिक विद्रोह, अब ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आंतरिक विद्रोह को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है। तो ये 3 आधार है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट है, हर जगह मैंने आपको पढ़ाया है कि राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर करता है। मैंने आपको पढ़ाया था 74 अनुच्छेद 74 के आधार पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल इकलौती ऐसी जगह है जहां पे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए होती है। तो यहां इकलौता शब्द का उल्लेख होता है। अगर पूछा जाए कि किस जो है अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है तो यह है अनुच्छेद 352। अब देखिए इतना डीप कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मंत्रिमंडल इकलौती बार यूज हुआ है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ना कि अपने स्वविवेक पर लगा सकता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो कौन से मूल अधिकार निलंबित होते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, गौर से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356। और इसको कौन लगाता है? कौन लगाता है? तो ये राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति शासन। तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के द्वारा, तो राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगाना होता है, राज्यपाल इसकी सिफारिश करता है कि इस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और इसका जो आधार होता है वो राज्य में जो है संवैधानिक विफलता मानी जाती है। तो राज्यपाल ऐसी सिफारिश अगर कर दे कि इस राज्य में जो है सरकार जो है सही से चल नहीं रही है और संवैधानिक विफलता मानी जा रही है, तो इस आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राष्ट्रपति 356 के आधार पर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अब तक? तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार लागू किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो केरल ऑप्शन में दिया गया है। तो केरल में भी 9 बार अब तक जो है टोटल राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 360 जो है का संबंध है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है तो ये जब कब की जाती है? तो जब देश में जो है वित्तीय साख और वित्तीय स्थिरता को खतरा हो, ठीक है, या वित्तीय अस्थिरता हो, तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देश में अब तक कुल कितनी बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 1 बार भी नहीं, 0 बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, 0 बार। अब अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है अपने पद पर रहते हैं ये 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। याद रखना
कंफ्यूज मत होइएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है अपने पद पर बने रहते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें जो पहले टच हो जाए। 6 वर्ष का पहले टच हो जाए तो वो निकल जाएंगे, या 65 वर्ष की आयु हो जाए तो वो निकल जाएंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ना कि उपाध्यक्ष को। तो याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग के जो है नियुक्ति पत्र जो देता है वो राष्ट्रपति देता है, अध्यक्ष चुनता है, और उसको जो है त्यागपत्र भी जो है राष्ट्रपति को संबोधित करना पड़ता है, ठीक है। राज्य जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक चीज बताता हूं आगे, ये याद रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है किस वर्ष तक होना? तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक ये पद पर रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है ये सदस्य त्यागपत्र दे सकते हैं, ये त्यागपत्र जो है राज्यपाल को दे सकते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो अधिकार दिया गया है वो ना कि राज्यपाल को नहीं मिला है, ये राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को है ये अधिकार, ना कि राज्यपाल को। ये लाइन टू लाइन बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके जो अध्यक्ष है उसके हटाना हो या उसके सदस्यों को हटाना हो, ये राष्ट्रपति ही हटाएगा, ना कि वहां के उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हटाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो मतदाताओं की, आज हम 18 वर्ष की आयु होते ही जो है मतदान कर लेते हैं, तो ये पहले मतदान जो है अभी 21 वर्ष रखी गई थी, तो ये आयु को घटा करके 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा जो है ये कम किया गया है। याद रखना, इसमें ये वर्ष याद रखना, 1989 द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। संघ की जो है राजभाषा हिंदी होगी, तो याद रखना ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह है? ये अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है संघ की एक राजभाषा है, उसका जो है वो कौन सी है? वो हिंदी है। राजभाषा जो है, राजभाषा आयोग का गठन जो है कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 344 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खरे के अध्यक्षता में हुआ था 1955 में। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची, तो याद रखना, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी जो है भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, और 8वीं अनुसूची जो मूल संविधान थी, जब संविधान बना था तो उसमें टोटल जो है 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। और अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल है 22 भाषाएं, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जो है जिसके द्वारा जो है एक भाषा जोड़ी गई थी वो है सिंधी। ये तीनों याद करना, आपको याद करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो पहले जो है टोटल जो कितनी थी मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये 14 थी, अब है 22, तो ये हो गई 14 के बाद ये हो गई, एक सेकेंड, ये हो गई 15वीं सिंधी 21वें संविधान संशोधन। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 द्वारा जोड़ी गई जो भाषा है वो है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में नमक, ठीक है। नमक मतलब नेपाली, मणिपुर और का से कोंकणी, ठीक है। और उसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो जोड़ी गई भाषा थी डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, देखिए 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद कर लेना। प्रथम अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो ये राज्य और प्रथम राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। संघ प्रथम जो है पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची वेतन के संबंध में है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चौथी अनुसूची है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यों के स्थानों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में दिया है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान है। ये नाम याद कर लेना, राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एग्जाम में पूछा जाएगा यही। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से। मूल जो है आज टोटल है 22 भाषाएं, पहले जब थी तो टोटल 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है।
चलिए, 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाएं से। ठीक, केंद्र राज्य संबंधों पर जो है गठित पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है किस संबंध में हुआ था, तो केंद्र राज्य के संबंधों पर जो है पहला प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ था। यह गठन हुआ था 1966 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में संयुक्त राज्य के रूप में, याद रखना संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है, तो यह 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा इस संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और अगला जो संविधान संशोधन था ये जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये 36वें संविधान संशोधन। एग्जाम में पूछा जाएगा ये दोनों तरीके से कि सिक्किम राज्य को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था, वो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, या किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो है कौन से राज्य का दर्जा दिया गया था, ये चीजें याद रखना है। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया है। अगर ये वापस देखिए मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो कोई भी बिल को जो है मंत्रिपरिषद के पास जो है पुनर्विचार के लिए अगर भेजता है और उसके बाद बिना जो है मतलब वो विचार किए अगर पुनः जो है राष्ट्रपति के पास जो है मान लीजिए वो बिल पुनः पेश हो जाता है, तो इसके बाद इसको जो है बिल के लिए उसको यस करना ही होगा। तो याद रखना यस करने का प्रावधान होता है। ठीक है, चीज़ें समझ गए होंगे। किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 को हम लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। दल विदल संबंधी जो प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन में दिए गए, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इतने सभी इंपॉर्टेंट समाप्त होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और ये इसके आप पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो आपको नहीं तैयार है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको कंफ्यूज होते हैं, जो आपको याद नहीं है, उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, इतना याद कर लिया तो समझ लो आप पेपर में जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के चीज़ें चले जाइएगा। जो आपको कुछ वीडियोज़ होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा और वीडियो के अंत में जो है यहाँ पे आपको जो है लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।